लोकसभा चुनावों के परिणाम जब 4 जून को जग जाहिर हुए तो रुझानों से जो सिलसिला परिणामों का शुरू हुआ वो कुछ हद तक तो भाजपा को राहत इस तरीके से देने वाला था कि अभी तो शुरुआत हुई है, रुझान है लेकिन नतीजे नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पारा चढ़ता चला गया, दिन आगे बढ़ता चला गया और दोपहर यानी दूसरा पहर जब दिन का शुरू हुआ तो वे रुझान नतीजों में तब्दील हो गए, जिसने भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी। 303 सीटों से जीत के साथ 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार 250 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और बहुमत सीटों कोसों दूर रह गई। लेकिन अपने गठबंधन के तहत सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए तो 272 का जादुई आंकड़ा पार कर गया, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक बहुत पहले ही लग चुकी थी कि नुकसान तो होना तय है, लेकिन यहां पर जो नुकसान हुआ है, क्या वो नुकसान का सिलसिला अब हरियाणा में थम गया है या ये अभी आगे जारी रहेगा? क्योंकि इस साल के आखिर में राज्य की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी होनी है। ऐसे में हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम पर बात करेंगे, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, PN9 न्यूज आप देख रही हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे अमन जी से। अमन जी, हरियाणा के परिणामों पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से अलग नजर आते हैं। यूपी के परिणामों ने जहां मुझे लगता है कि हर किसी को चौंकाया है, वो चीज हरियाणा में देखने को नहीं मिली। बीजेपी भी खुद इस बात को जानती थी कि हरियाणा में झटका हमें लगने वाला है, लेकिन क्या बीजेपी अब ये जानती है, क्या बीजेपी अब ये भी मानकर चल रही है कि विधानसभा में भी झटका लगेगा? और क्या वाकई में विधानसभा में भी झटका लगेगा? क्या ये लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अक्षय, और जाहिर बात है कि हरियाणा का जिक्र आप कर रहे हो, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, हर जो हलचल वहां पर होती है वो दिल्ली तक उसकी गूंज जाती है। अब हरियाणा में अलग ऐसा रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी ने इसके ऊपर मंथन नहीं किया? कि बीजेपी ने कोई सोच विचार नहीं किया? और क्या बीजेपी ने जो लोग नाराज थे, किसान नाराज थे, तमाम समुदाय के लोग उनसे खफा थे, क्या उन सबको मनाने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा चुनाव अभी भी पीएम मोदी के फेस पर लड़ा गया। आपने अगर गुरुग्राम के जो कह सकते हैं सांसद हैं राव जो इंद्रजीत, उनको अगर आपने सुना हो तो वो यही कहते हैं कि उन्हें पता था कि आंकड़ा जो है वो 400 से पार कभी भी नहीं जा सकता। तो आप देखिए बीजेपी के अब तमाम सारे नेता ही खुद अपने नेताओं की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। पीएम मोदी का जिस तरह से विजन था कि 400 पार बीजेपी जाने वाली है, अमित शाह का विजन था कि 400 के पार जाने वाले हैं, लेकिन अब उनके नेता उनके ही विजन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए अक्षय कि जीतने के बावजूद भी बीजेपी नेताओं के अंदर जो नाराजगी दिखाई पड़ती है। आप देखिए जो वेस्ट बंगाल के दिलीप घोष हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं कि नए लोगों को तो बहुत तवज्जो दी जा रही है, पुराने लोगों को बीजेपी लगातार दरकिनार कर रही है। और देखिए इसका सबब ऐसे भी समझा जा सकता है अक्षय कि शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन उनकी चर्चा आप देखिए उतनी ज्यादा नहीं हो रही, और जबकि होनी चाहिए। वही अमित शाह को देखिए, वो भी लगभग 5-6 लाख के आसपास वोटों से जीत कर कह सकते हैं संसद में पहुंचे हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में उतनी बात नहीं हो रही। लेकिन पीएम मोदी को लेकर अभी भी अगर कहें मोदी को लेकर पीएम बनने की चर्चा है वो लगातार जारी है कि पीएम का जो सेहरा है वो उनके ऊपर ही रखना चाहिए। हालांकि अब तो भूतपूर्व पीएम हो गए, देखा जाए जब तो शपथ ग्रहण उनका नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एनडीए में उनको नेता चुना गया है। तो ऐसे में क्या जो अनुभवी नेता है और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि इन सबको भी तवज्जो देना जरूरी है, लेकिन बीजेपी के एंगल से अगर हम समझें तो जो अनुभवी नेता है, अनुभवी नेता की जब हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं, अनिल विज से बड़ा नेता मेरे ख्याल से बिल्कुल बीजेपी के लिहाज से कोई दूसरा हो, लेकिन उनको भी चुनाव से पहले नाराज कर दिया गया कि भाई आप सीएम नहीं बनेंगे, आप किसी महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं बैठेंगे, आप सिर्फ पार्टी का काम करिए, आप पार्टी के साथ जुड़े रहिए। और ये जो सब चीजें थी कहीं ना कहीं जनता भी देख रही थी। खुद अनिल विज भी जब लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनको कह सकते हैं लोग घेर लेते हैं, तमाम सवाल पूछते हैं, उसका जवाब ठीक से वो दे नहीं पाते। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो एक तरीके से गुस्सा लोगों के अंदर था, नाराजगी लोगों के अंदर थी, बीजेपी उसको समझने में नाकाम रही। और यही वजह रही कि बीजेपी को 5 सीटें कह सकते हैं कि जो सांसदी की थी एक तरीके से वो गंवानी पड़ी हरियाणा में। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें गंवानी पड़ी। अमन जी, एक चीज यहाँ पर अगर हम आंकड़ा देखें, समीकरण देखिए, एक ये बात निकल कर आती है कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा भाजपा का, उसने कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की है। वो वोट बैंक एकजुट हो जाता अगर गठबंधन ना टूटता। अब जो विवाद जेजेपी और भाजपा के बीच प्रदेश में हुआ, क्या उस विवाद का अब निष्कर्ष निकलेगा हमें कि विधानसभा में कांग्रेस और जजपा एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, आपने सही कहा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि चुनाव
चुनाव से पहले अगर जेजेपी और बीजेपी के अंदर ये आपस के तनातनी का माहौल नहीं हुआ होता और दोनों दल अगर अलग नहीं हुए होते तो शायद कुछ फायदा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले सरकार बदलती है, माहौल बदलता है, दल अलग अलग हो जाते हैं, ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। आपने देखा कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। वो भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि भाई इतना 9.5 साल से लगभग जो शख्स सीएम रहा हो उसको अचानक लोकसभा चुनाव से पहले हटाकर एक नए चेहरे पर दाव लगाना बीजेपी के लिए शायद ये मुश्किल भरा कहा जा सकता था निर्णय की। अगर इस निर्णय के साथ उनको जाना था तो उनको ये पता होना चाहिए था कि नए चेहरे को लेकर तमाम तरह से पार्टी के अंदर भी नाराजगी जाहिर हो सकती है, बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर चलिए मनोहर लाल खट्टर को आप हटा रहे हैं तो कम से कम अनिल विज को उस स्थान में बैठाना चाहिए था ताकि एक अनुभवी चेहरा बीजेपी के साथ रहता। लेकिन जिस तरह से वो कह सकते हैं नजरअंदाज किए गए तो इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है और 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। जबकि उनको जिस तरह से अगर एक माहौल डेवलप करते तो शायद वो 7-8 के अंक के आसपास आ सकते थे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन बना, अगर कुरुक्षेत्र के लिहाज से देखा जाए, अगर वहां पर वो वर्क करता तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती थी। इक्का दुक्का सीट ऐसी भी हैं जहां पर बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है जीत का। तो ये संदेश है खास साफ तौर पर कि अगर बीजेपी ने अपनी कमियों पर काम नहीं किया तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि भाजपा की प्रदेश के अंदर अब एक नहीं अनेक कमियां निकल कर आ रही है। जी हरियाणा की बात चल रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर यहाँ मनोहर लाल खट्टर पर बात ना करें तो शायद गलत होगा। मैं कहीं ना कहीं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान से जोड़ करके। शिवराज सिंह चौहान का अब नाम लगातार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यहाँ मनोनीत करने का यहाँ पर आ रहा है कि जेपी नड्डा को अब वो एक प्रकार से यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह पर जा सकते हैं। और प्रमुख कारण है शिवराज सिंह चौहान का लंबे वक्त तक एमपी का मुख्यमंत्री रहना। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर भी लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हें करनाल लाई और भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका असर करनाल पे नहीं पड़ा। खट्टर अपनी सीट बचाने में और बीजेपी को एक सीट देने में कामयाब रहे। क्या यहाँ पर खट्टर को लेकर की जो चर्चा बीजेपी आलाकमान के अंदर नहीं है, उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी देने की जो बात अभी खट्टर को लेकर नहीं है, क्या उसके चलते खट्टर यहाँ आलाकमान के खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हैं? जाहिर बात है कि जब खट्टर को चुनाव लड़ने को बोला गया तभी से ऐसा लग रहा था कि आलाकमान जो है वो खट्टर के साथ में नहीं खड़ा है, क्योंकि 9.5 साल तक सीएम रहने के बावजूद भी अगर कह सकते हैं कि राज्य के अंदर उनके प्रति इस तरह की कह सकते हैं कि गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, तो बीजेपी को समझ में आ रहा था, उनको लगा कि चलिए इनको लोकसभा लेकर चलते हैं, अगर बेहतर करते हैं तो कुछ पद भी इनको दे देंगे। लेकिन जिस तरह से आपने सही कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो काफी चर्चा है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर कोई बड़ा महकमा उनको मिल सकता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक भी चर्चा ऐसी नहीं हो रही जो ये कहा जाए कि उनको कोई बड़ा पद मिलने वाला है, जबकि अच्छा खासा अनुभव वो रखते हैं। और यही बात मैं आपसे कह रहा था कि लगातार जो अनुभवी नेता है बीजेपी के उनको नजरअंदाज किया जा रहा। आपने देखा दिलीप घोष ने यही बात कही है कि जो अनुभवी लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए जो लोग हैं उनको हटाकर बीजेपी नए लोगों के ऊपर दाव लगा रही है। और जिस तरह से उन्होंने चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हो या फिर जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ के सीएम देखते हैं, तो ये सब नए नए सीएम हैं। इसी को लेकर वो ये बात कह रहे हैं कि पुराने लोगों को दरकिनार बीजेपी कर रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लगभग 33 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आई, जबकि अगर 19 की बात करें तो 62-63 सीटें बीजेपी के हक में थी। तो ये बताता है कि बीजेपी के प्रति किस तरह की नाराजगी लोगों के अंदर है। अगर उन्होंने अभी भी पुराने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें खट्टर भी आते हैं, जिसमें अनिल विज भी आते हैं, जिसमें और भी बड़े बड़े चेहरे आते हैं, अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अगर हरियाणा के लिहाज से कहें तो बाकी बीजेपी को बड़ा खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है क्योंकि लगातार ही बड़े चेहरों को दरकिनार किया गया, चाहे खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर के अनिल विज को दरकिनार करना हो, चाहे यहाँ पर इस श्रेणी में प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम आना हो, राव इंद्रजीत सिंह का नाम आना हो या फिर संगठन से जुड़े अन्य दिग्गज चेहरों का नाम आना हो। बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी कि अपनी 70-90 सीटों पर चुनाव लड़कर के बचानी है और यहाँ पर वरिष्ठों को भी बनाए और अपने साथ मनाए रखना है। देखना होगा क्या बीजेपी यहाँ पर अब की बार अपनी सत्ता बना पाएगी, वापसी से बचा पाएगी, या मनोहर लाल खट्टर नाराज होकर के कुछ बड़ा और बीजेपी के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।